कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म माधवी क्लासेस पर। और आधुनिक भारत की सीरीज़ में हमने 2 लेक्चर अभी देखे हैं पीछे। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, आप वहां से देख सकते हैं। प्री कम मेंस फॉर्मेट में हम चल रहे हैं और मेंस को ही पर्पज़ में रख के आने वाले मेंस को, और उसके बाद भी जब आप कभी मेंस के लिए प्रिपेयर होंगे तब के लिए सीरीज़ बहुत ही लाभदायक होगी। इस हिसाब से ही हम थोड़ा डेप्थ एनालिसिस में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने मुगल सत्ता के पतन का कारण देखा है पिछले लेक्चर में। यदि पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिएगा। चलिए तो आज शुरू करते हैं विदेशी कंपनियों के आगमन से। ये हेडिंग आप लोग बना लें। और एक क्वेश्चन दिया था मैंने कल, एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। क्वेश्चन पहले दिखाएं, आपने आंसर कैसे लिखा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि डेली आंसर राइटिंग भी करना है और नोट्स भी बनाना है, दोनों काम होंगे। आंसर राइटिंग और नोट्स दोनों का काम एक साथ किया जाएगा इसमें। तो पहले आप दिखा दें प्रश्न के उत्तर। आप अभी नए हैं तो दोनों लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप भी नोट कर लीजिए साइड में। मुगल साम्राज्य के पतन में सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक कारणों का विवरण दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कल लिख के लाना है। इसमें 200 शब्दों मैंने दिया था। इन्होंने लिखा है बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य के अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शासनकाल से भारतीय इतिहास आज भी रोशन है, किंतु इसके पश्चात कुछ विघटनकारी कारणों से मुगल साम्राज्य ने दम तोड़ दिया। ये कारण कुछ इस प्रकार है। इंट्रो आपका सही है, इंट्रोडक्शन बढ़िया है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना इसमें कि रोशन किया जैसे शब्द की जगह, है ना, यदि दीप्तमान है लिखें, दीप्तमान है, प्रकाशवान है, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल टर्म लगेंगे। बढ़िया है ये भी। सैन्य कारण, सैन्य कारण में मुगल सेना में हाश और मनोबल की कमी थी। ठीक है। संरचनात्मक कमजोरी और अनुशासन की कमी कारण सेना भीड़ तंत्र में तब्दील हो गई। बिल्कुल सही है। इसमें एक काम और करना है, जितने भी आंसर लिखेंगे उसके जो मेन की पॉइंट है, जैसे भीड़ तंत्र हो गया, है ना, संरचनात्मक कमजोरी हो गई, इनको अंडरलाइन करना है। क्योंकि जब आप MPPSC का एग्जाम देंगे स्टेट PCS का, तो उसमें महत्वपूर्ण जितनी भी शब्दावली उनको अंडरलाइन करने से जो कॉपी चेक करेंगे उनकी नज़र सीधे उसमें जाती है। ठीक है, तो ये काम कर लेना है आपको। सैन्य अपराधों के लिए दंड नहीं, सैन्य अपराधों के लिए दंड नहीं था। देखिए, दंड नाम मात्र का था, है ना। यहाँ पे दंड नहीं था नहीं लिखना है कि बिल्कुल दंड नहीं था। दंड था लेकिन नाम मात्र का था, है ना। पेशेवर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, ये बिल्कुल सही है। औरंगजेब द्वारा कायरता, कर्तव्य की उपेक्षा जैसे अपराधों के प्रति बेपरवाही पतन का मुख्य कारण नहीं, बिल्कुल सही है। जागीर भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है। नए सामंतदारों की नियुक्ति की जा रही थी, इसको मनसबदार बोलते हैं। ठीक है, मनसबदार, ये शब्द आपका गलत है, सामंतदार, इसको सुधारना है। मनसबदार यहाँ पे नियुक्त होगा। मनसबदार मैंने कल बताया था, मनसब 4-5 गांव के एक समूह होता है मनसब, और उसमें 4-5 गांव के समूह को एक अधिकारी नियंत्रित करता है, जिसे मनसबदार कहते हैं। ठीक है। सामाजिक कारण में आपने लिखा है पतन के कारण, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैन्य कारणों को आपने डायमेंशन में दिया है। ये आप लोग देख लीजिए। ये फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट इन्होंने यूज किया है। अभी के हिसाब से ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा और परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना। ये फ्लो चार्ट अभी भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके जो सिस्टम है, आप देखिए ऊपर केवल एक एरो है और उसमें 4 हैं, और नीचे आपने 3 दिए हैं, तो ये तो ठीक है मान लीजिए क्रम, लेकिन ऊपर एक ये साइड में और बनाना है यहाँ पे, ताकि कोई भी क्रम यहाँ खाली नहीं लगना चाहिए। जितने भी डायमेंशन होंगे अपने, तो यहाँ पे पूरा कवर होना चाहिए। यदि हमने फ्लो चार्ट बनाया है तो उसके आसपास 360 पूरा कवर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, आपने सैन्य, सामाजिक, आर्थिक कारण दिए हैं। और एक गलती आपने ये किया है
कि पहले आपने सैन्य कारण को दर्शा दिया है और उसके बाद आपने फ्लो चार्ट का प्रयोग किया है। पहले फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है, उसमें सामाजिक आर्थिक सैन्य में आपको थोड़े थोड़े पॉइंट डालने हेडिंग वाले। उसके बाद एक एक कारण को उठाना है, जैसे सामाजिक कारण है, और सामाजिक कारण के अंतर्गत जितने भी पॉइंट आएंगे उसको आप पॉइंट आउट कर देंगे। लेकिन आपने इसमें पहले किया क्या है कि सैन्य कारण पहले दे दिया है, बाद में फ्लो चार्ट का प्रयोग किया। तो ये नहीं करना है अपने को, फ्लो चार्ट पहले रखना है, उसके बाद में टॉपिक को आगे बढ़ाना है। ठीक है। बाकी आर्थिक कारण, समय कर की दर उत्पन्न से आधे स्तर तक कर दी गई थी। भव्य इमारतों के निर्माण में हुए खर्च से संसाधनों में कमी होती गई। औरंगजेब के दीर्घकालिक दक्षिणी युद्धों के कारण कोष रिक्त हो गया। 27 वर्ष तक औरंगजेब ने दक्कन यानी महाराष्ट्र और आप देखें कर्नाटक के क्षेत्र में 27 वर्ष तक लगातार युद्ध किया और उसका कुछ खास उन्हें परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण होता क्या है कि उसका जितना भी धन रहता है तो सेना के कारणों से खर्च हो जाता है और प्राप्त भी कुछ नहीं होता। प्राप्त क्या होता है? गोलकुंडा, बीजापुर का किला, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, थोड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र प्राप्त होता है। तो उससे इतना ज्यादा भी प्राप्ति नहीं हुई थी कि जितना खर्च किया गया है वो वसूला जा सके। ऊपर से 27 वर्ष तक जितनी सेना को लेके गए, उनके रसद के खर्च, उनकी व्यवस्थाओं के खर्च, उनके औजार के खर्च आप लगातार करते रहे, तो आपका रिक्त खाली हो गया था, जो आर्थिक कारणों में आ जाएगा। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारणों में कल आपको भी यही डायमेंशन बना के लाना है। ठीक है। आपको नेट का भी प्रयोग कर लेना है ना, और कोई भी किताब में मैटर खोज लेना है जो अपने हिसाब से सही लगे, क्योंकि जब लिखना है तो अब कॉपी नहीं करना है। जब लिखेंगे आप तो सीधे सीधे अपने दिमाग से लिखेंगे। पहले आप पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आप डायमेंशन बनाएंगे, फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद धार्मिक कारण, धार्मिक कारण जान लीजिए, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने न सिर्फ सुन्नी मुसलमानों को प्रश्रय दिया बल्कि हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई। एक शब्द चला है धार्मिक सहिष्णुता या असहिष्णुता, तो आप इससे क्या समझते हैं? आपने कभी टीवी में देखा होगा कि धार्मिक रूप से असहिष्णु हो गए हैं, है ना, सहिष्णुता नहीं रह गई है। सहिष्णुता का मतलब होता है, कल मैंने बताया था लेक्चर में, कि अपने धर्म का आदर करते हुए दूसरे के धर्म की बात सुनना और उसका आदर करना, ये सहिष्णुता कहलाता है। और ये धार्मिक सहिष्णुता का सीधा मतलब होता है धार्मिक सहनशीलता। आप दूसरे की बातों को भी माने, समझें और उतना ही आदर करें जितना अपने धर्म का करते हैं। तो धार्मिक संबंध में ये हो जाता है। लेकिन इसके उसमें औरंगजेब के शासनकाल में जो जितने भी शासक आप देखेंगे, चाहे बाबर देखे, हुमायूं देखे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने क्या किया है कि जो हिंदू शासक थे उनके साथ इतना अत्याचार किया नहीं है। लेकिन औरंगजेब की जितनी नीतियां थी सब विरोधी नीतियां थी। इन्होंने हिंदुओं का दमन किया, है ना, और जितने भी आस पड़ोस के राजा थे, रजवाड़े थे, चाहे राजपूत हो, चाहे बुंदेला हो, चाहे जाट हो, चाहे मराठा हो, सबसे इन्होंने बैन लिया। जिसका परिणाम आगे क्या होगा? जब इनकी सत्ता कमजोर हो जाएगी, जब औरंगजेब की सत्ता समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद अयोग्य शासक आते हैं, उनमें ज्यादा कुछ दम दिलासा रहता नहीं है। जिससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है ना, जैसे मराठा हो गए, जाट हो गए, बुंदेला हो गए और राजपूत हो गए, ये क्या करेंगे? लगातार मुगल सल्तनत पर आक्रमण करेंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है, तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, फेसबुक पे भी चलेगा। ठीक है। चलिए, तो ये धार्मिक कारण आपने निकाला। निष्कर्ष, कंटेंट अच्छा है, थोड़ा सा शब्दों को पास पास लिखा गया है। ये जो शब्द आपने कुछ ज्यादा ही पास लिखे हैं, तो थोड़ा सा शब्दों को दूर दूर करने का प्रयास करें, हल्का सा, है ना, और शब्दों में थोड़ा क्लियरिटी लाएं। कहीं कहीं पे जो शब्द छोटे बड़े हो रहे हैं, है ना, जैसे रा पीछे जा रहा है, तो उसको क्या करें, रा को नीचे लाने का प्रयास करें। तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। बाकी आंसर अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, फ्लो चार्ट भी बढ़िया है। बस फ्लो चार्ट को 360 डिग्री में कवर करना है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग एक स्किल है, और वो स्किल आती है ना सिर्फ लिखने से बल्कि अच्छा प्रदर्शन करने से। तो लीजिए, चलिए आगे आज हम शुरू करते हैं पुर्तगाली शासन। जो भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप पूछें, बेझिझक पूछे, जो भी समझ में आए वो सब पूछें। ठीक है। तो पहले बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। अब समझिए यूरोपीय कंपनियां आई तो आई कैसे। हमारे यहाँ पहले क्या था? मुगल सत्ता अस्तित्व में थी, मुगल शासकों ने शासन किया। लेकिन अब जब देखेंगे कि अकबर का शासन काल आता है 1542 के आसपास, तब से यूरोपीय कंपनियों का आगमन यहाँ शुरू हो जाता है। और कारण क्या है यूरोपीय कंपनियों के आगमन के? जो अरब वाला क्षेत्र है, पहले आप देखेंगे अरबियों का, अरबी मुसलमान होते थे, ये क्या करते थे? भारत के केरला वाले क्षेत्र से, केरला और कर्नाटक में हमारे मसालों का व्यापार होता था। उसी के नीचे आप जाएंगे, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह का जो क्षेत्र देखेंगे, वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में मसाले होते थे। तो वहाँ से अरबी क्या करते थे? अरबी मुसलमान वहाँ से मसालों को ले जाते थे और पूरे यूरोप में बेचते थे महंगे दामों में। ठीक है। अब महंगे दामों में बेचते थे, तो उसी के बगल में एक देश था पुर्तगाल। पुर्तगाल वहाँ से मसालों को लेता था
अरब मुसलमानों के द्वारा, ठीक है, समुद्री मार्ग से। अब पुर्तगालियों ने भी चेष्टा की कि थोड़ा अंदर घुसा जाए, हम भी जाने कि व्यापार होता तो होता कैसे। स्वाभाविक है, जब 5 की चीज़ें 10 में बेची जा रही है तो आपकी भी इच्छा होगी कि नहीं हम भी चले, थोड़ा देखें कहाँ पे क्या मिल रहा है और कितने का बिक रहा है। तो जब ये अंदर जाने लगते हैं तो अरबों से क्या हो जाता है, इनका विरोध हो जाता है और अरब क्या करते हैं, इन्हें खदेड़ देते हैं और नहीं समस्त यूरोपीय शक्तियों का मार्ग बंद कर देते हैं। पूरा जितना भी ट्रेड रहता है, जितना भी व्यापार रहता है, उसको रोक देते हैं। अब जब उनसे विरोध हो जाता है तो पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगालियों की जितनी व्यवस्था आप देखेंगे व्यापार पर ही केंद्रित थी, वहाँ बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे थे नहीं। अब पुर्तगालियों के सामने समस्या ये आ गई है कि अब व्यापार के लिए किससे हाथ बढ़ाया जाए, क्योंकि व्यापार का एकमात्र संपर्क स्रोत जो अरब थे। जब आप मैप में देखेंगे अरबी क्षेत्र को, तो अरबी क्षेत्र भारत के ऊपर से, ईरान इराक के ऊपर से होते हुए जाएगा। इस कारण से देखिए पूरा संपर्क टूट जाता है यूरोप का भारत से। इसके लिए पुर्तगाली सरकार क्या करेगी, कोई भी है, आप ही सरकार है, मान लीजिए आप ही प्रधानमंत्री हैं और आपके देश की समस्त व्यवस्था चरमरा जाएगी तो आप नए साधन ढूंढेंगे। मान लीजिए मुझसे दुश्मनी हो गई है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरे बराबर का और कौन सा व्यापारी है जो हमें माल दे सकता है। तो अब इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए निरंतर खोजें शुरू हो जाएंगी, खोज करना शुरू कर देंगे। इसी क्रम में आप देखते हैं सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आता है ना, भारत की खोज की। तो कई बार आप ये शब्द सुनते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, लेकिन भारत की खोज नहीं की, भारत तो पहले से ही था, पहले से ही अस्तित्व में था। केवल भारत की उस लोकेशन की खोज की जो पहले, ऐसा नहीं था कि पहले हम व्यापार नहीं करते थे, लोगों को पता नहीं था। हमारा ईरान से, अफगानिस्तान से, इराक से, है ना, मिस्र से, हर जगह से हमारा व्यापार होता था, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता था कि पूरे विश्व में उजागर हो जाए वो बात। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही वास्को डी गामा भारत आता है, 1498 की ये बात है, 1498 में वास्को डी गामा भारत आएगा। लेकिन उस समय अरबी मुसलमान केरल और कर्नाटक तट पर क्या है, सक्रिय थे, इसको परेशान करते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो केरला पहुंचता है। केरला पहुंचने के बाद राजा जमोरिन होते हैं। राजा जमोरिन का आपने नाम सुना होगा कि राजा जमोरिन ने स्वागत किया। राजा जमोरिन एक्चुअल में कोई नाम नहीं था, राजा जमोरिन, जमोरिन एक उपाधि थी जो वंशानुगत चली आ रही। कई लोग सोच लेते हैं कि राजा जमोरिन नाम था जमोरिन, लेकिन वो उपाधि थी। राजा जमोरिन बहुत इंटरेस्टेड रहते नहीं हैं इन्हें बुलाने में, लेकिन फिर भी अतिथि देवो भव अपने देश का क्या है कि ध्येय वाक्य था। इस कारण से उन्होंने स्वागत किया, पुर्तगालियों को आने दिया। और जब वास्को डी गामा भारत में आते हैं, राजा जमोरिन के दरबार में जाते हैं, तो अपनी कुछ पेशकश रखते हैं। पेशकश में क्या करते हैं कि बहुत सारे उपहार लाते हैं, है ना, बहुत सारे कीमती रत्न लाते हैं और राजा को भेंट करते हैं। राजा प्रसन्न हो जाते हैं, राजा को अच्छा लगता है कि आप हमारे लिए भेंट लाए हैं, बताइए आपकी मंशा क्या है, आपका मंतव्य क्या है। उनकी मंशा देखिए क्या थी, हमें व्यापार करना। व्यापार के अलावा उनके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं थी जो आगे देखेंगे कि अंग्रेजों के मन में थी, फूट डालो, शासन करो, राजनीतिक षड्यंत्र रचो, ऐसी कोई भावना पहले उनके अंदर नहीं थी। उनके केवल 2 ही उद्देश्य थे। पहला तो जितने भी अरबी मुसलमान हैं इनको यहाँ से खदेड़ा जाए, यहाँ पे अपनी मोनोपाली, एकाधिकार को, है ना, स्थापित किया जाए। उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे ही जमोरिन कहते हैं कि आप पेशकश करें, आप चाहते क्या, उन्होंने बोला हमें व्यापार करना है आपसे। बोले तो इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है, लाभ हर कोई देखता है। क्योंकि उस समय मान लीजिए उदाहरण के लिए यदि अरबियों को हम 1 रुपये मसाला दे रहे थे और आपने पेशकश कर दी कि हम 5 रुपये देंगे उसी मसाले का, तो आप किसे अपना माल बेचेंगे, 1 रुपये वाले को, 5 रुपये वाले को। स्वाभाविक, तेज से बोले, 1 रुपये वाले, 5 रुपये वाले, है ना। अब राजा जमोरिन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि हमें ठीक है, अच्छा धन मिलेगा यहाँ से, स्वाभाविक है, हमारा भी कोई घाटा नहीं है। तो उससे हाथ मिलाते हैं और पेशकश के तौर पे, है ना, कुछ किलो मसाले दे देते हैं। अब ये मसाला कहाँ ले जाता है, वो वापस पुर्तगाल ले जाता है। और जैसे ही पुर्तगाल ले जाता है और मसाले का व्यापार करता है, तो जितने में खरीदा उसके 60 गुना रेट में उसको बेचता है और वो आसानी से वहाँ बिक जाता है। अब जैसे ही पुर्तगाल में 60 गुना रेट में उसने बेचा, पुर्तगाली सरकार को ये पता चला कि हमारा जो व्यापारी यहाँ से गया था मार्ग खोजने, वो वहाँ से मसाले लाया है। और वो मसाले जो काली मिर्च वगैरह थी पहले की ना, काली मिर्च वगैरह, वो काली मिर्च वगैरह सोने के भाव हुआ करती थी पहले अरब व्यापारी सोना लेके आते थे और सोना के तौल में काली मिर्च लेके जाते थे, जो काली मिर्च हम आज भी यूज कर रहे हैं, इतना महत्व था वहाँ। तो अब पुर्तगाली सरकार को लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट का है काम, और उन्हें ये भी पता चल गया कि देखिए वहाँ अरब मुसलमान वहीं से मसाला ले जाके हमें बेचते थे। तो अब उस मार्ग की भी खोज हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बीच में ऐसा नहीं कि पुर्तगाली
पहला वास्को डी गामा ही था। वहाँ की महारानी थी हेनरी। हेनरी भी पहले आती हैं, लेकिन वो भारत की खोज नहीं कर पाती। उसके साथ एक नाविक आता है, इनका पूरा जीवन चला जाता है खोजते खोजते। उसके बाद एक और नाविक आता है, बार्थोलोमेव डियास, बड़ा अजीब नाम है। ये 1487 में आता है, लेकिन फिर भी ये भारत नहीं पहुंच पाता है ना। साउथ अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचता है और उसके बाद इसको वापस लौटना पड़ता है। लेकिन 10 साल ये फिर भी भटकता रहता है, 10 साल ये भटकता है 1497 तक। उसके बाद वास्को डी गामा आते हैं, है ना, ये जानना जरूरी है। अब पुर्तगाली क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करेंगे बढ़िया 1200-1300 जहाजों के साथ। अब पुर्तगाल सरकार कहेगी कि आप जाओ वहां व्यापार करो, लेकिन पुर्तगाली ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की जाती है। इस चीज को मेंशन करना है और थोड़ा नोट करना है, क्योंकि जानना ये जरूरी है कि पुर्तगाली ट्रेडिंग कंपनी आखिर है क्या। अब सरकार के लगने लगा कि यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल सकता है, तो सरकार ने गठन किया तत्काल, जैसे ही वास्को डी गामा लौटता है, पुर्तगाल ट्रेडिंग कंपनी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है ट्रेडिंग, तो ये करेगी क्या, व्यापार करेगी, है ना, व्यापार करेगी। अब व्यापार करने के लिए इस कंपनी के ही तहत वास्को डी गामा को भारत भेजा जाता है, ठीक है। और वास्को डी गामा दोबारा 1502 में भारत आता है। ये पीटी में क्वेश्चन बनेगा, यूपीएससी में स्टेट बिल का क्वेश्चन बनता है, और जितने स्टेट पीसीएस है उनमें ये पूछा जाता है कि वास्को डी गामा दोबारा कब भारत आया था, तो 1502 में आया था, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए वास्को डी गामा आता है, यहाँ व्यापार करता है, और व्यापार करते समय उसे एक चीज तो समझ में आती है कि अरबों ने भी अपना क्षेत्र विस्तार काफी कर रखा है, और उधर से इनके दुश्मन ना सिर्फ अरब थे, बल्कि आप देखेंगे मिस्र के जो राजा थे, अफ्रीका का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ मिस्र है, जहाँ आज का स्वेज नहर है। आपने स्वेज नहर के बारे में पढ़ा होगा। तो पहले स्वेज नहर नहीं थी, पहले यही अरबी व्यापारियों के माध्यम से व्यापार होता था। तो वहाँ के जो शासक थे वो भी पुर्तगालियों के दुश्मन थे, तो वहाँ की सक्रियता भी थी। कहाँ, नेपाल और काठमांडू वाला जो भाग है ना, वहाँ पहले मिस्र के राजा रहा करते थे, मतलब उनका अधिपत्य था, वहाँ उन्होंने कब्जा किया था। वहाँ एक क्षेत्र था द्वीप, वहाँ पे कब्जा था। हालांकि बाद में पुर्तगाली उन्हें खदेड़ देंगे वहाँ से, तो उसको हम आगे देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर चीजें लिखेंगे, ठीक है। अब ये आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, यहाँ पे व्यापार करते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, अरबियों मुसलमान जितने रहते हैं उन पर गोलीबारी करते हैं, क्योंकि इनकी नेवी बहुत मजबूत रहती है पुर्तगालियों की। अरबियों की अपेक्षा बहुत बढ़िया नेवी रहती है, इनके पास हथियार भी अच्छे रहते हैं। तो क्या करते हैं, गोलाबारी करते हैं, है ना, बंदूकें करते हैं, जहाँ पाते हैं वहाँ अरबियों को लूटते हैं, उनके जहाज़ों को नष्ट करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। और लगातार जब 5-6 साल ये क्रम चलता रहता है, तो अरबी भी धीरे धीरे असमर्थ हो जाते हैं पीछे हटने के लिए, तो अरबी मुसलमान भी पीछे धीरे धीरे हटने लगेंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि अब जब जैसे 3 साल तक का समय हो जाएगा यहाँ भारत में पुर्तगाली लोगों को, तो सरकार को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, अब हम यहाँ पे शासन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शासन करने के लिए अब क्या जरूरत है, एक बेहतरीन मैनेजर की जरूरत है, जो पूरा का पूरा वहाँ सेना भी संभाल ले और व्यापार भी कर ले। उसके तहत वायसराय का पद होता है। जैसे आप गवर्नर जनरल वायसराय तो जानते ही हैं, क्या होता है वायसराय, गवर्नर जनरल क्या है, हेड, किसी मुख्यालय का हेड। हाँ, हेड। आप बताएं गवर्नर जनरल के बारे में। एक तरह से रूलर होता है पर्टिकुलर एरिया का। हाँ बिल्कुल, गवर्नर जनरल वायसराय जो होते हैं ना, ये शासक ही होते हैं, लेकिन कहाँ से आते हैं, संबंधित देश से। जैसे पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल के सम्राट ने कह दिया कि वहाँ जाके तुम शासन करो, लेकिन रहोगे मेरे अधीन, तो इन्हें गवर्नर जनरल या वायसराय बना के वहाँ भेज दिया जाता है। अब वो करेंगे वहाँ शासन। तो इस क्रम में आप देखेंगे फ्रांसिस डी अल्मीड़ा सबसे पहले गवर्नर जनरल बनता है 1505 में। कौन बनता है, फ्रांसिस डी अल्मीड़ा। मैं लिखाऊंगा अभी समझ लीजिए, मैं एक एक चीजें नोट डाउन करवाऊंगा, क्योंकि मेंस की अच्छी नोट्स ही बननी चाहिए। फ्रांसिस डी अल्मीड़ा आता है, और अल्मीड़ा बहुत ही योग्य रहता है ना। अल्मीड़ा के अंदर वो सारे गुण रहते हैं जो एक शासक के अंतर्गत होने चाहिए। समुद्री क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये चलाता है एक पॉलिसी जिसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, और ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये क्या करता है कि समुद्र का जितना क्षेत्र रहता है वहाँ कब्जा करने की कोशिश करता है। वहाँ से जितने भी जहाज जाएंगे लूट लिए जाएंगे, उन्हें करार दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा।
यहाँ तक कि जो मुगलिया सल्तनत के जहाज हैं उनको भी लूट लिया जाता था गुजरात के आसपास वाले क्षेत्रों में, क्योंकि उस समय तक 1505 वाला जो समय था, ये दक्षिण क्षेत्र से ऊपर होते हुए जो कच्छ गुजरात के क्षेत्र आप देख रहे हैं वहाँ भी पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। उसके अलावा जब जहांगीर का शासनकाल खत्म होने को रहता है तो बंगाल में भी इनकी फैक्ट्रियाँ हो जाती हैं। और ये न सिर्फ बंगाल में बल्कि चाइना में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान, ईरान, अदान की खाड़ी में, हारमुज में, फारस की खाड़ी में, हर जगह व्यापक रूप से फैल जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी चीज़ें क्या है, लेकिन इनमें से 2-3 चीज़ें ही आपको लिखना है। तो ये चीज़ें थोड़ा एक बार आप साइड में नोट कर लीजिए, क्योंकि आप कुछ चीज़ें पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए, पुर्तगालियों का अधिकार क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, मैं लिखवाऊंगा फिर भी आप थोड़ा सा नोट करें, मैं चाहता हूँ। पुर्तगालियों का अधिकार क्षेत्र, देखिए श्रीलंका में कब्जा रहता है, ठीक है। फारस की खाड़ी ईरान के पास वाले क्षेत्र में पड़ती है, फारस की खाड़ी है ना, फारसी आप पढ़ते हैं, वो ईरान के पास वाला क्षेत्र। हारमुज पोर्ट, हारमुज बंदरगाह वगैरह सब निकटतम क्षेत्र है ना, हारमुज बंदरगाह। आप दक्षिण में देखेंगे इंडोनेशिया के आसपास तो मलक्का द्वीप पड़ता है, ठीक है। इसे कभी कभी मलाया द्वीप भी कहते हैं। तो यहाँ तक है। फिलीपींस के क्षेत्र में भी, फिलीपींस के क्षेत्र में रहते हैं। अमेरिका का जो ब्राजील क्षेत्र है ना, ब्राजील में भी रहते हैं, इंडोनेशिया में रहते हैं, चीन में रहते हैं, द्वीप में रहते हैं। भारत में कहाँ कहाँ रहते हैं? भारत में सबसे पहले कोचीन, ठीक है, कोचीन में अपनी फैक्ट्री ही स्थापित करते हैं। कोचीन के बाद आप देखेंगे गुजरात में जाएंगे, गुजरात में अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे। फिर द्वीप, ये द्वीप दमन द्वीप वाला द्वीप नहीं है, ये द्वीप अलग से है जो कि काठमांडू में पड़ता है, काठमांडू में पड़ता है। अब ये काठमांडू में भी यहाँ विस्तार करते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे बंगाल में इनकी फैक्ट्रियां हो जाती हैं, बंगाल में भी आप देखेंगे श्री रामपुर बहुत प्रमुख है, सीतारामपुर, कासिम बाजार का क्षेत्र। उसके अलावा भी नेल्लौर जो कि कर्नाटका के आसपास पड़ता है, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कालीकट, ये सब केरल के आसपास है ना, मालाबार, और भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, है ना। लेकिन जितना मोटा मोटी जानना चाहिए हम उतने क्षेत्रों के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए इनका जो विस्तार है प्रारंभिक अवस्था में आप देख सकते हैं कितना दूर तक था। इससे आप अनुपात लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना लंबा इनका शासन तंत्र था। आपकी चीज समझ में आई? अब देखिए यहाँ से इनकी ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होता था, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनके पास क्या था कि यहाँ से व्यापार तो करते थे लेकिन कभी भी इन्होंने अपने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप नहीं की। ये यहाँ से ले जाके दूसरे देशों में जा जाके बेचते थे, जैसे स्पेन में बेचना, है ना, आसपास के इटली वगैरह में बेचना। जितने आसपास के देश थे उन्हें केवल निर्यातक बने रहे, क्योंकि इन्हें ये दिखता था कि हम 50% प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि यदि वो फैक्ट्री स्थापित करते और यहाँ जितना भी माल वो ले जाते हैं एक जगह गोदाम में रखते तो भविष्य में और ज़्यादा रेट पा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, फैक्ट्री नहीं स्थापित की। यहाँ बहुत सारा कच्चा माल ऐसा था कि वो ले जाते तो कई गुना रेट में बेच सकते थे। लेकिन यही बाद में इनके पतन का कारण बनेगी कि आर्थिक रूप से ये तंगी में आ जाएंगे, क्योंकि बाद में बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी इनको देखकर और इनको क्या करेंगी, सामने से चुनौती देंगी। जैसे डच आएंगे, डच ये मलक्का, श्रीलंका, मलाया प्रायद्वीप, दमन द्वीप जितने भी क्षेत्र हैं बाद में इन्हें छीन लेते हैं डच और इन्हें सीमित कर देते हैं कुछ क्षेत्रों में। फिर इनको भी समझ में आता है कि अब हम यहाँ ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, तो ये क्या करते हैं, ब्राज़ील में अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। ब्राज़ील में भी इनका व्यापार रहता है और ब्राज़ील में भी आवश्यक चीज़ें इन्हें प्राप्त हो जाती। धीरे धीरे पुर्तगाली, जब आप देखेंगे 1740 के आसपास के समय को देखेंगे तो पुर्तगाली वहाँ से निकल जाएंगे और ब्राज़ील में चले जाएंगे। तो वहाँ डच कंपनियों का क्या होगा, थोड़ा जमावड़ा हो जाएगा। लेकिन तब तक प्रतिस्पर्धा में आ चुका था कौन, ब्रिटेन। और ब्रिटेन जैसे ही प्रतिस्पर्धा में आता है
तो ब्रिटेन सामने से चुनौती देता है हर एक कंपनी को, और ब्रिटेन किसी को भी बढ़ने नहीं देगा, चाहे वो फ्रांसीसी कंपनी हो और चाहे वो डच कंपनी हो। फ्रांसीसी कंपनी भी आती है, पहली जो कोठी है स्थापित करती है सूरत में, जहां पहले अंग्रेजों ने अपनी कोठी स्थापित की थी। तो सारे कंपनियों का ये क्रम है, बाद में सभी कंपनियां आपस में भिड़ेंगी, उनका गृह युद्ध होगा और एक दूसरे को वो पीछे कर देंगी, और इस क्रम में देखेंगे कि पुर्तगालियों से क्या करते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। कौन? ब्रिटेन के राजा चार्ल्स, है ना, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे पुर्तगालियों का क्षेत्र मिल जाता है। बम्बई जो इनके कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है पुर्तगालियों के, ये दे देते हैं ब्रिटेन को, और उसके बाद पलायन कर जाते हैं बहुत कम समय में। उसके बाद होता है 1759 और 1760 वांडीवास और वेदरा का युद्ध, है ना। वेदरा का युद्ध होता है 1759 में, और 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध। ये ऐसे निर्णायक युद्ध थे कि यहाँ से फ्रांसीसी और डच दोनों को ब्रिटेन बाहर खदेड़ देगी, और उसके बाद मात्र अंग्रेज ही बचेंगे, चाहे व्यापारिक तौर पर चाहे राजनीतिक तौर पर। हर क्षेत्र में केवल अंग्रेज का प्रभुत्व होगा। और इनका पतन होने का देखिए कारण पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के पतन होने के कारण क्या है। पतन मतलब विनाश होने के कारण, ठीक है, हिंदी समझते रहना है क्योंकि ये मेंस में लिखने के लिए आएगा। तो पतन होने का कारण मैंने इतनी चीजें बताई, उनमें से आप 3-4 की पॉइंट निकाल के बताएं, फिर मैं बताता हूँ क्या कारण है कि ये यहाँ से नष्ट हो गए, पतन हो गया इनका, आगे नहीं बढ़ पाए उसके बाद, जबकि शुरुआती दौर पे इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन क्या वो कमियां रह गई कि ये आगे विस्तार नहीं कर पाए? आप बताएं पहले, बिल्कुल बताएं, जो मन में टॉपिक हो वही बताएं, कोई इश्यू नहीं है, बोलना जरूरी है। आप ये सोचें कि मुझे इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी है, उसके बाद बोलें। पहला टॉपिक तो ये कि दूसरी मतलब कंपनी आई, दूसरी कंपनी आ गई, दूसरी बिल्कुल कंपनी आ गई। बिल्कुल, मैं से मिटा देता हूँ एक बार। आपके पॉइंट लिख दिए जाए ताकि सभी लोग देखें। पहली बात तो ये कि दूसरी कंपनियां, है ना, तो अन्य विदेशी कंपनियां आती हैं, ठीक है। और बताएं। और ये उपहार के स्वरूप में जो मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, हाँ ठीक, तो उसमें बम्बई का दीवानी चली जाती है। ठीक है, बम्बई इन्होंने उपहार में दे दिया, तो ये क्षेत्र उनका चला गया। और डचों के आगमन के फलस्वरूप उन्होंने इनका वो आकार सीमित कर दिया। ठीक है, डचों के आगमन से इनका आकार सीमित हो गया। और आप बताएं कुछ एक आध पॉइंट। देखिए कई कारण हैं भाई, वहां उद्योग धंधे इन्होंने नहीं स्थापित किए। मैंने बताया कि वहां उद्योग धंधे लगा लेते तो प्रॉफिट में रहते, लेकिन क्या वहां उन्होंने उद्योग धंधे लगाए? उसके बाद लगातार युद्ध। अरबी मुसलमान तो थे ही, उत्तरी अफ्रीका में शासक हुआ करते थे मूर, है ना, मूर शासक हुआ करते थे, मूर वंश के शासक, वहां से भी युद्ध। फिर इनका जितना क्षेत्र विस्तार था वहां ये कुशल प्रबंधन नहीं कर पाए। बहुत बड़ा क्षेत्र होना भी हानिकारक है। आप इतनी जगह यदि पैर पसारते हैं और वहां आप मैनेजमेंट नहीं संभाल पाते तो धीरे धीरे आकार तो सीमित होगा ही, वहां दूसरे कब्जा करेंगे ही। उसके बाद एक गलती और इनसे होती है कि जो स्पेन वाला क्षेत्र रहता है, तो स्पेन के क्षेत्र को भी अपने साथ मिला लेते हैं, अपने क्षेत्र में जोड़ लेते हैं। अब स्पेन क्या है, उस समय कमजोर अवस्थिति में रहता है, और ब्रिटेन क्या करता है कि ब्रिटेन जाकर स्पेन को हरा देता है। और जैसे ही ब्रिटेन स्पेन को हराता है तो पुर्तगालियों की जो शक्ति है कमजोर हो जाती है, क्योंकि जब कोई, मान लीजिए हम आप जुड़ गए हैं और हमारी आपकी स्ट्रेटजी सेम है, और कल कोई आके आपको यदि, है ना, मारेगा पीटेगा, कल आपको यदि कमजोर कर देगा, तो उससे बदनामी किसकी होगी? बदनामी तो दोनों की होगी। तो पुर्तगालियों की जो शक्ति थी वो क्षीण कैसे हुई, शक्ति कम कैसे हुई? क्योंकि स्पेन की शक्ति भी कमजोर हो गई। ब्रिटेन ने स्पेन को रौंद दिया था एक समय में, जिसके कारण इनका शक्ति का पतन हो जाता है। ये प्रमुख कारण है। उसके बाद आप देखेंगे प्रमुख कारणों में मुसलमानों से विरोध, अरबी मुसलमानों से विरोध। अब ऐसा थोड़ी है कि यही मारेंगे, वो भी तो मारेंगे, तो कुछ सेना तो इनकी भी कम हुई। उसके बाद इनका मेन मोटो क्या था? सभी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना, जिसके लिए क्या करेंगे, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, सबको आमंत्रित करेंगे कि आप ईसाई धर्म में परिवर्तित हो। समय समय पर प्रयास भी करते हैं, लेकिन ये सफल हो नहीं पाएंगे। एक समय ऐसा जरूर लगता है कि जहांगीर ईसाई बन गया है, ऐसी अफवाह उड़ती है, क्योंकि जब इसका राज्याभिषेक होता है तो आसपास जितनी भी फोटो रहती है ईसाई धर्म की रहती है, और ईसाई धर्म के जो भी पोप थे, धर्म गुरु थे, उनको वहाँ रखा जाता है।
उस समय ईसाई धर्मगुरुओं में आप देखेंगे पिनहरी एक हुआ करते थे ईसाई धर्मगुरु, तो पिनहरी वहाँ पे थे। तो इस कारण से ऐसा लोग अफवाह उड़ाते हैं कि शायद मुगलिया सल्तनत में भी ईसाई परचम लहराएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शाहजहां आता है तो शाहजहां इनसे नफरत करता है, क्योंकि शाहजहां के जहाज़ों को ये लूट लेता है। उनके कुछ जो मुसलमान साथी रहते हैं तो उनको ये बंदी बना लेता है, और बंदी बना लेने के बाद इनके जो करोड़ों के उपहार रहते हैं जो विदेशों से आते थे इनके लिए, मुगल सल्तनत के लिए, तो चूंकि मुगल सल्तनत की नेवी कमज़ोर थी, नौसेना कमज़ोर थी, और पुर्तगालियों का वहाँ प्रत्यक्ष शासन था। इस कारण क्या होता है, वो पूरा का पूरा माल वहाँ से लूट लेते हैं। अब जब माल लूट लेते हैं तो मुगल सत्ता से विरोध हो जाता है और माल भी नहीं लौटाते हैं। और कुछ तो ऐसा हो जाता है कि शाहजहां जो रहते हैं वो अपनी बेगम को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मुमताज़ महल को, और मुमताज़ महल के पसंदीदा उपहार उसमें रहते हैं, हीरे जवाहरात, और उनको भी ये लूट लेते हैं। अब जब उनको लूट लेते हैं तो शाहजहां को भी गुस्सा आता है, और शाहजहां भी इन्हें खदेड़ेगा बंगाल से। बंगाल में 1 लाख की सेना भेजेगा और कहेगा यहाँ से इन्हें हटाया जाए, तो इनको हटाया भी जाता है। उसके बाद 400-500 ईसाइयों को बंदी बना लिया जाता है, और जितने ईसाई रहते हैं उनको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार करो या तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो ईसाइयों को वापस ये मुसलमान धर्म में परिवर्तन करवाता है। तो इस कारण से सब चीज़ें देखेंगे, ये भी पतन का कारण है। हिंदुओं के प्रति भी धार्मिक असहिष्णुता थी, है ना, जबरन ईसाई धर्म परिवर्तित करवाता था। और पुर्तगालियों में एक खास बात क्या थी कि हिंदू स्त्रियों से जो है, हमारे हिंदुस्तान की जो स्त्रियां हैं उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर देते थे। उन्होंने कहा कि भारत में यदि राज करना है तो भारतीय लोगों से शादी कर लो, है ना, राज करना है तो काज कर लो, सीधा कॉन्सेप्ट ये था। तो क्या करते थे कि पुर्तगाली जितने भी लोग रहते थे तो ज़्यादातर लोग यहाँ शादी कर लेते थे। अब शादी कर लेंगे तो जो बच्चे होंगे तो पुर्तगाली होंगे, है ना। तो प्रभुत्व किनका बढ़ना है, धीरे धीरे पुर्तगालियों का प्रभुत्व बढ़ना है। तो ये सब नीतियाँ रहेंगी जिससे फिर भारतीय समाज में भी अराजकता का माहौल उत्पन्न होगा, और समय समय पर इनका विरोध होता रहेगा, है ना। कोई एक शक्ति ही विरोध नहीं करती है, कई सारी स्थानीय छोटी छोटी शक्तियाँ रहती हैं, बाद में उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है, और वो सब संयुक्त बेड़े के रूप में देखेंगे, इन्हें लगातार तोड़ते रहते हैं जगह जगह से, जो पाता है वहीं से निपटाता है ना। इसी क्रम में डच भी निपटाते हैं, फ्रांसीसियों से भी संघर्ष होता है, और ब्रिटेन तो इनको पहले तोड़ता है, उसके बाद वैवाहिक संबंध स्थापित करके यहाँ से खदेड़ देता है। लेकिन वास्तविक रूप से इन्हें खदेड़ने का काम डच करते हैं। आखिरी में डच इन्हें खदेड़ ही देते हैं, पूरा क्षेत्र जो मलक्का, श्रीलंका, चाइना, उन्हें जितना क्षेत्र इनका था सब में वो कब्जा कर लेते हैं, और ये फिर ब्राज़ील में चले जाते हैं। तो यहाँ से इनकी कहानी दाइंड होती है। अब आइए इन सब चीज़ों को हम लिख लेते हैं, क्योंकि मेंस एग्जाम के लिए नोट्स बनना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि डेप्थ एनालिसिस नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो काम आएगा यूपीएससी मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। यूपीएससी मेंस के हिसाब से ही चला जा रहा है। स्टेट पीसीएस में इतना डेप्थ पूछता नहीं है ना, उसमें डायरेक्ट पूछेगा पुर्तगालियों के पतन की कहानी या यूरोपीय कंपनियों के पतन के कारण, है ना, लंबी सत्ता क्यों स्थापित नहीं कर पाए ब्रिटेन के अलावा। तो चलिए अब लिख लेते हैं, कुछ चीजें हैं। लिखिए पुर्तगाली, यूरोप कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। पहले इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, थोड़ा फास्ट लिखना है ना। मुगल साम्राज्य की सैनिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियां जो भी रही हैं, लेकिन मुगल सम्राट देश की विभिन्न जातियों में, लेकिन मुगल सम्राट देश की विभिन्न जातियों में राष्ट्रीय भावना जगाने अथवा सामूहिक रूप से साथ चलने, राष्ट्रीय भावना जगाने अथवा सामूहिक रूप से साथ चलने में असफल रहे। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद
औरंगजेब की मृत्यु के बाद लिखा आपने, मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया तीव्र हो गई, यानी तेज हो गई, है ना। जैसे ही औरंगजेब जाता है, लिख लीजिए पहले, लिखिए, ठीक है। अब पुर्तगालियों के बारे में लिखने से पहले पुर्तगालियों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेंस के पर्पज से, मेंस के प्रोस्पेक्ट से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। देखिए पुर्तगालियों की उपलब्धियां, है ना, जिसमें कुछ 2-3 शासक प्रमुख रहते हैं। उसके अलावा बनेगा पुर्तगालियों के पतन के कारण और पुर्तगालियों का महत्व, यानी भारत में आए तो वो हमें क्या देके गए। तो 2-3 यही चीजें क्वेश्चन निकलते हैं। और सामान्यतः स्टेट पीसीएस में ये भी नहीं, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है ना। स्टेट पीसीएस में ये पूछ लिया कि पतन के कारण क्या है, यही बहुत, ठीक है, और या फिर आने के उद्देश्य। तो देखिए पहले तो आप ये समझिए कि थोड़ा पीटी के हिसाब से भी पहले एक पेज निकालिए उसमें, और पीटी के हिसाब से कॉलम बनाइए उसमें, है ना, क्योंकि प्री कम मेंस फॉर्मेट में ही चल रहे हैं। जो भी प्री का होगा मैटर इसमें वो भी इंक्लूड हो जाएगा, ताकि जब आप पीटी देंगे, है ना, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के देंगे उसमें भी ये काम आएगा, और मेंस में भी ये आप डालेंगे। तो चलिए लिखिए, पहले हम एक घटनाक्रम देख रहे हैं कि कैसे पुर्तगाली आए और कहाँ पे इनका पतन हुआ। तो उसकी जो डेट होती है कि कहाँ से उन्होंने क्या किया, कहाँ कब्जा किया, और उसके बाद किस प्रकार उनका पतन हुआ, तो हम वो देख रहे हैं। तो आइए लिखिए, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। में वास्को डी गामा भारत आया। 1503 लिखिए। ये पीटी में बनते हैं क्वेश्चन, है ना, डेट वाइज बन जाते हैं क्वेश्चन आजकल कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में कब आया। 1503 लिखिए। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। दुर्ग समझते हैं, किला, ठीक, जहाँ पे वो रहेंगे, जहाँ से वो ट्रेड करेंगे, है ना, हेडक्वार्टर इनका किला ही होता था पहले। और किले के बाहर किलेबंदी आपने सुना होगा, तो वहाँ क्या करते थे, सैनिकों को स्थापित कर देते थे रक्षा के लिए, है ना। पहला दुर्ग स्थापित किया। 1505 लिखिए। अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया, है ना, कुन्नूर लिख लीजिए, लिख लेंगे, कुन्नूर में स्थापित किया। और इसी समय फ्रांसिस अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, पहला गवर्नर। फ्रांसिस अल्मीडा को। – 1509 की डेट डालिए। ये कल मैं पूछूंगा आपसे, है ना, बहुत सारी चीजें में से बननी चाहिए, ठीक। 1509 डालिए। अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। गुजरात में इनका बेड़े मतलब सैनिक, ठीक है, संयुक्त बेड़े को पराजित किया। गुजरात में क्या होता है, इनका हो जाता है विवाद, और मिस्र का भी वहाँ क्या हाथ रहता है, और स्थानीय शासकों में विवाद हो जाता है, जो वहाँ सत्ता थी वो मुगल शासकों की रहती है। अब जब पुर्तगाली वहाँ घुसते हैं तो जो मुगल जनता रहती है तो इनको स्वीकार नहीं करती, कहती इन्हें खदेड़ो, ये सब ईसाई हैं, बाहर के हैं, इन्हें अपने रीति रिवाज में क्यों शामिल करना। उन्हें भय था कि ये ईसाई धर्म में परिवर्तित कराएंगे, और इनकी भी यही मंशा थी कि मुसलमानों को धीरे धीरे ईसाई बना देंगे। इस कारण से इनका विद्रोह हो जाता है। इसके लिए इन्हें युद्ध लड़ना पड़ता है, जिसमें गुजरात का जो शासक रहेगा मिस्र के शासकों को आमंत्रित करेगा। मिस्र से वहाँ से सेना आएगी, है ना, बेड़ा मतलब पूरा सेना तंत्र, है ना, पूरी की पूरी सेना को बेड़ा बोलते थे।
क्योंकि पहले जहाजी रचना हुआ करती थी। गुजरात का क्षेत्र देखेंगे समुद्र से सटा हुआ है, और वहाँ जो युद्ध होते थे वो ज़्यादातर कहाँ होते थे, पानी में युद्ध होते थे, ज़मीन में कम होते थे, पानी में। और पानी में जाने की केवल उसी की हिम्मत थी जो विदेशी कंपनियाँ। बाकी आप देखेंगे कि पानी में ना जाने के कारण ही आप देखेंगे जितने मुगल सल्तनत के काल में देखेंगे जितनों का पतन हुआ है, केवल उनकी नेवी स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण हुआ है। यदि उनकी नेवी स्ट्रॉन्ग होती, उनके पास ऐसी शक्ति होती कि पानी में भी वो युद्ध कर सकें, तो उनके लिए फायदेमंद होता। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि पुर्तगाली इन्हें परास्त कर देंगे। मिस्र के पास भी बहुत अनुभव था नहीं, गुजरात के शासक भी पानी में लड़ नहीं सकते थे, इस कारण से दोनों की संयुक्त सेना को ये परास्त कर देते। तो ये लिखा आपने, अब लिखिए 1509 लिख लिया। और 1509 में ही अल्बुकर्क दूसरा वायसराय बनता है या गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है। और 1510 में लिखिए, ये जो अल्बुकर्क आता है ना, ये गोवा के शासक रहते हैं उस समय आदिल शाह, तो गोवा के शासक से उनकी गद्दी छीन लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम होता है, क्योंकि अभी तक इतनी हिमाकत किसी ने नहीं की थी। राजगद्दी ही छीन लेता है, गोवा से निकाल के भगा देता है आदिल शाह को। कौन? अल्बुकर्क। तो 1515 लिखिए। फिर हम समझ में आ रहा है ना, इसमें पूरा आगमन से लेके जब तक इनका विनाश होगा तब तक की पूरी घटना है इस क्रम में। ठीक है। 1515 लिखिए। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हारमुज पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। ठीक है। लिखिए 1530। पुर्तगालियों ने गोवा को भारतीय राज्य की राजधानी बनाई। ये क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों ने गोवा को भारतीय राज्य की राजधानी कब बनाया था? 1525, 1528, 1530 या 1531? ये चार ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, कुछ ऐसा ही। और इसमें एक क्वेश्चन ही बन जाएगा कि कब बनाई थी। और देखिए ये बनाया किसने था? ये बनाया था नीनो डी पूना। एक वायसराय आते हैं बाद में, इन्हीं के बाद, है ना, अल्बुकर्क के बाद आएंगे नीनो डी पूना, 1529 के आसपास आएंगे। तो ये क्या करते हैं, कोचीन पहले हेडक्वार्टर रहता है, जहाँ पहला किला स्थापित होता है, यही इनकी पहली राजधानी रहती है। ठीक है। उसके बाद राजधानी को परिवर्तित कर देंगे, कोचीन से उठा के कहाँ, गोवा में पटक देते हैं, है ना। कोचीन से ले जाएंगे राजधानी कहाँ, गोवा। राजधानी जहाँ से होता है वहीं से पूरा कंट्रोल होता है ना, वहीं से पूरा काम चलता है। 1535 लिखिए। पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप, काठमांडू वाला द्वीप है ना, दमन द्वीप वाला द्वीप नहीं है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? हाँ, कंफर्म? नेपाल की राजधानी है ना काठमांडू। पड़ोसी देशों की राजधानी याद होना बहुत जरूरी है। चाइना की क्या है? बीजिंग। पाकिस्तान की बताओ। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और बता दो म्यांमार की, बता दो, आप बताइए। और इसे क्रम में बोलते हैं नेपिड न्याहू, उनके स्थानीय भाषा में नेपिड नाहू भी आता है, नेपिड न्याहू बोलते हैं। ठीक। श्रीलंका की बताओ। श्रीलंका की जयवर्धने। श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। ठीक। एक राजधानी और है कोलंबो। ठीक है। और कौन सा पड़ोसी देश हमारा? ईरान की बता दो। जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि आप
स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना जानना, क्योंकि ये इंटरव्यू में ही क्वेश्चन मान लीजिए निकाल देते हैं कि बताइए ये राजधानी क्या है। ऐसे क्या होता है, जो करंट में क्वेश्चन बनते हैं आपके, जितने भी करंट अफेयर्स निकलते हैं ना, तो करंट से जब पीटी में क्वेश्चन निकालते हैं आपके स्टेट सर्विसेज में, तो जैसे ईरान का कोई प्रकरण अभी चर्चा में हुआ तो वहाँ से वो जियोग्राफी का क्वेश्चन बना देंगे कि ईरान की राजधानी बताइए, ईरान की करेंसी बताइए। ईरान की राजधानी है तेहरान, इराक की बगदाद, है ना। ठीक है, अभी जनरली याद नहीं होती है, उसको भी याद किया जाएगा, याद ना होगा तो उसको याद करने के भी तरीके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1500 कहाँ तक लिख लिया था आपने, 35 तक ना। आप लिखिए 1559। ये सब आपके लिए मेमोरी बूस्ट का काम करेगा, ये सब मैं कल पूछूंगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि महत्वपूर्ण डेटों को आप याद करना सीख जाएंगे जब आप अपने दिमाग पे भरोसा करने लगेंगे। अभी क्या है, 4 डेटें बताते हैं अपन, किन्हें याद करना है। आप 4 याद करते हैं, कितनी रहती हैं, 2। लेकिन जब 15 याद करेंगे तो कम से कम 5 या 10 तो रहेंगे। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी जब ज़्यादा चीज़ों को याद करने के लिए बोला जाएगा। इसलिए पूरे के पूरे याद करने में पूरे पूछूंगा, ठीक है। चाहे जैसे याद करें, अपने तरीके से याद करें। पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार किया 1559 में, लिखा। आराम से पढ़ना, रिलैक्स होके हिस्ट्री, है ना। इतिहास कठिन बिल्कुल नहीं है, इतिहास बहुत सरल है ना। और सभी लोग नोट्स जरूर बना लेना है, क्योंकि जब मेंस देंगे ना तो नोट्स बहुत काम आएगी आप मुख्य परीक्षा में। आप जैसे कोई भी प्रेफरेंस लेंगे, कोई भी स्टैंडर्ड मान लीजिए एनसीईआरटी उठाते हैं या कुछ उठाते हैं, अब ये पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी उठाइए, आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी आप नए हैं, फ्रेशर हैं, जैसे अभी आपने, है ना, अभी कॉलेज में हैं आप, तो आपके लिए क्या है, अभी सब फ्रेश। अभी आपने हिस्ट्री को उतने गौर से पढ़ा नहीं जितना पढ़ना चाहिए, पढ़ा तो है पर उतने गौर से नहीं पढ़ा। तो आप चूंकि आपको डेप्थ में पढ़ा दिया गया है, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको याद भी होने लगेगी, है ना। यही तरीका होता है कि पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और धीरे धीरे हम याद करने लगते हैं। फिर देखिए 1566, तुर्की जो रहते हैं वही अरबी मुसलमान, है ना। तुर्की मुसलमानों से इनका समझौता होता है। पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता, पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता। अब लिखिए 1596, खतरनाक डेट। डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया। दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब इंडोनेशिया, फिलीपींस, है ना, ये वाला क्षेत्र, मलक्का, मलाया, सब इधर वाले क्षेत्र से खदेड़ दिया 1596 में। 1612, थोड़ा हाथ जल्दी चलाने का प्रयास करें, अभी तकलीफ होगी थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। 1612 लिखिए, सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, एनी गेस? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा हुई, है ना। 1602 के आसपास ही आते हैं। इन्हें 15 वर्षों का फरमान जारी किया जाता है कि आप जाएं दक्षिण पूर्व एशिया में आप व्यापार करें। आपको मैं बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ही बस नहीं थी, वेस्ट इंडिया कंपनी भी थी, है ना। बहुत से लोग पढ़ते केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ऐसी ही एक वेस्ट इंडिया कंपनी थी जो पश्चिम में व्यापार करती। लेकिन चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसलिए वेस्ट इंडिया कंपनी का कोई महत्व रह नहीं जाता, वहाँ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इस कारण से हमें पढ़ाया नहीं जाता, बहुत कम जगह पढ़ने को मिलता है, इसलिए जाने आप, जनरल अवेयरनेस के लिए जरूरी है। 1641 लिखिए, मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों ने डचों से छीन लिया। मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों ने डचों से छीन लिया। दो डेट और है, 1659 लिखिए, श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से चला गया।
मुख्यतः डच ही छीनते हैं ना। सोलह सौ 1663 लिखा आपने। मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। डचों ने निर्णायक रूप से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया, ठीक है। 1663। अब इसके बाद ये ब्राजील चले जाते हैं, है ना। इसके बाद इनका टोटल कंट्रोल कहाँ हो जाएगा? ब्राजील में हो जाएगा, क्योंकि ब्राजील में और कंपनियों का ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है। ज़्यादातर लोग इंडोनेशिया और भारत के आसपास ही ध्यान देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा वाला जो क्षेत्र रहता है, कंपटीशन सबसे ज़्यादा, वो भारत और इंडोनेशिया के आसपास रहता है। यहाँ मसाले बहुत रहते हैं, हर प्रकार के मसाले रहते हैं, है ना। काली मिर्च से लेके आप देखें, केसर से लेके, केसर भी पाया जाता था उसमें, है ना। कश्मीर वगैरह के क्षेत्र में आज भी केसर पाया जाता है, पहले भी आता। तो बंगाल में वहाँ से ट्रेड हो जाता था। सूती वस्त्र उद्योग हमारे यहाँ चलता था, है ना। रेशम का अच्छा खासा व्यापार था। रेशम की कालीन, रेशम की साड़ियाँ पहले भी चलती थी, है ना। तो ये सब ले जाते थे वहाँ, रेशम, है ना। कच्चा माल भी ले जाते थे। तो वही तो बात है कि यहाँ से कच्चा माल तो ले जाते थे, लेकिन ये वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं थी इनके पास, तो कच्चा माल बेच देते थे। अब यदि फैक्ट्रियाँ होती तो सोचिए, यहाँ से कच्चा माल उठाते सस्ते दाम में, और वहाँ मनपसंद कपड़े बनाते और उसको जितने रेट में चाहते उतने रेट में बेचते, क्योंकि भारत बहुत सस्ता था। आज भी देख लीजिए, भारत से सस्ता कोई प्लेस नहीं। डॉलर के मुकाबले देखेंगे यहाँ लगभग अप्रॉक्स 70 रुपये के आसपास मिल जाता है ना। तो यहाँ कोई कंपनी स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, मान लीजिए कोई बिजनेस करना है, आपको दुकान डालना है, तो 50,000 1 लाख रुपए चाहिए आपको। लेकिन यदि विदेशों में खोलना है तो कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख होने चाहिए। तो भारत सस्ता है आज के डेट में भी, तो पहले कितना सस्ता रहा होगा, है ना, जब संसाधन थे हमारे पास। आज तो संसाधन थोड़े कम हो गए हैं। चलिए, तो अब आगे लिखते हैं। यहाँ तक आपने लिख लिया है। आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आपको याद भी करना है, और कल पुर्तगालियों को समाप्त कर देंगे, है ना। पुर्तगालियों से जो भी एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया निकलेंगे, जिसमें हम एस्तादो ड इंडिया, ब्लू वाटर पॉलिसी भी देखेंगे, फितोरिया जो इनके बंदरगाह होते थे जहाँ से ये आक्रमण करते थे, वो भी देखेंगे। 3, 4 और 20 वर्ड के क्वेश्चन निकलते हैं, जो सामान्यतः हम स्किप कर देते हैं, है ना। आप जब पढ़ते हैं लाइनिंग में, अभी प्रॉब्लम मैं बता दूं आपकी क्या है कि आप किताब पढ़ते हैं और किताब में सब आपको एक समान हो जाता है, आप सब पढ़ लेते हैं फितोरिया जो है एक साथ, और बाद में आपसे कोई पूछ ले फितोरिया क्या है, तो आप पढ़ नहीं पाते हैं। इस कारण से महत्वपूर्ण चीज़ों को अंडरलाइन करते चलना है। कोई भी एक बुक को आप पढ़ते रहें साथ में, है ना।